बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। पिछले 5 सालों में कौन से ईएलएसएस फंड ने दिया आपको जबरदस्त रिटर्न और आने वाले सालों में कौन सा फंड आपकी करा सकता है बम्पर कमाई। इसके साथ ही एक कंपैरिजन ईएलएसएस वर्सेस एफडी, फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की बात की जाए, तो रिटर्न से लेकर टैक्स सेविंग के लिहाज तक कौन सा विकल्प आपके लिए होगा बेहतर। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, यहाँ पर दोनों ही जो है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम कहे जाते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है और दोनों ही 80C के दायरे में आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं। अगर दोनों स्कीम में कोई निवेश करना चाहता है या फिर अलग अलग हिसाब से, तो उसके लिए क्या अलग अलग शर्तें हैं। देखिए, बिल्कुल एफडी और ईएलएसएस काफी अलग है। जब हम ईएलएसएस की बात करते हैं तो क्योंकि इसका नाम मैम, ही आपकी है आवाज बहुत कम सी आ रही है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, हल्की हल्की आ रही है आवाज। मैम, माइक आपने माइक लगाया हुआ है क्या? माइक नहीं लगाया हुआ है, तो लैपटॉप कर रही हो ना। अच्छा, तो बहुत है मेरा ना मैम। जैसे एकदम से मैम, जैसे आपने बोला एकदम से बहुत कम आई, फिर थोड़ी देर में थोड़ी सी वो हो जाती, बढ़ जाती, फिर एक थोड़ी सी बार कम हो दोबारा जाती। ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होती है तो फिर देखते हैं मुझे, क्योंकि लैपटॉप में कुछ ऐसी सेटिंग तो नहीं हुई थी। इससे मैं लैपटॉप से ही जी बिजनेस का भी लाइव शो करती हूँ। हाँ नहीं मैम, पिछली बार भी आपने मुझे याद है किसी से इसी से किया था। किया, हाँ इसी से मुझे किया याद था। है मैम, याद है। हाँ, चलिए फिर एक बार और दोबारा ट्राई करते हैं मैम। आप शुरू, आप स्टार्ट कर रहे हो या? हाँ मैम, मैं स्टार्ट शुरू से करते हैं मैम हम। पिछले 5 सालों में कौन से ईएलएसएस फंड ने दिया आपको जबरदस्त रिटर्न और आने वाले सालों में कौन सा फंड करा सकता है आपकी बम्पर कमाई। इसके साथ ही कंपैरिजन ईएलएसएस वर्सेस एफडी, टैक्स के लिहाज से बात की जाए या रिटर्न के लिहाज से कौन सा विकल्प है आपके लिए सबसे बेहतर। इन तमाम सवालों के हम जवाब देंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। थैंक यू। तो मैम, यहाँ पे मेरा सबसे पहले मैं सवाल लूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि दोनों ही जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दोनों ही 80C के दायरे में आते हैं, तो अगर किसी को निवेश करना हो और लोग बहुत सारे जो है वो नहीं समझते ईएलएसएस के बारे में या फिर एफडी के बारे में भी, तो ऐसे में क्या शर्तें हैं निवेश के लिहाज से। देखिए, जो ईएलएसएस स्कीम होती है उसको, क्योंकि उसका नाम ही है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, तो उससे समझ आता है कि जो ईएलएसएस स्कीम है उसमें आप जितना पैसा लगाएंगे वो सारा का सारा पैसा आपका डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। और जहां तक हम जानते हैं, इक्विटी क्योंकि मार्केट से लिंक्ड है तो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन चलता रहता है। वहीं अगर एफडी की बात करें तो उसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता है। एफडी में जो आप पैसा निवेश करते हैं वो आप बैंक्स को वो पैसा देते हैं और बैंक्स इन टर्न उस पैसे को आगे बिजनेस हाउसेस को लोन के तौर पे देते हैं। तो वो थोड़ा सा कह सकते हैं सेफ है, इन द सेंस कि लोगों को ऐसा लगता है कि एफडी में जो रिटर्न है वो तो हमें फिक्स आएगी ही आएगी। ईएलएसएस की अगर हम बात करें तो कोई गारंटी नहीं है और कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। तो ये दोनों में फर्क है, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि वो ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें या एफडी में इन्वेस्ट करें। स्पेशली जो लोग थोड़े से एजेड हैं उनको और ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ साल तक चाहे उसका लॉक इन पीरियड एक्सपायर भी हो जाए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ और साल तक उसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। तो इसलिए कंफ्यूजन बनी रहती है कि ईएलएसएस में जाएं या एफडी में जाएं। मुझे लगता है कुछ कंपैरिजन तो आपने शुरुआत के पहले सवाल में ही आपने जो कंफ्यूजन था वो दूर कर दिया मैम। मैम, मेरा यहाँ पे दूसरा सवाल है कि क्योंकि सबसे पहले जब हम लोग कुछ भी चुनते हैं टैक्स सेविंग के लिहाज से तो निवेश की बात आती है, तो दोनों स्कीम की बात की जाए तो कितना अधिकतम और कितना न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम कितना हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं दोनों स्कीम की बात की जाए तो। ये जो ईएलएसएस फंड्स होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि 500,000 से आप शुरू कर सकते हैं और लिमिट, अपर लिमिट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें डिडक्शन की, जो 80C में डिडक्शन मिलती है, तो उसमें आपको सिर्फ 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। तो अगर आप अपना ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है। सेम गोज फॉर एफडी। एफडी भी अगर आप टैक्स सेवर एफडी, अगर आप टैक्स सेवर एफडी जो है वो अगर 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें
कोई डिडक्शन तो मिल नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना बात के उस लॉक इन पीरियड में फंसना ठीक नहीं है। आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, नॉर्मल एफडीज देख सकते हैं, या ईएलएसएस फंड्स को हटाने छोड़ के जो बाकी फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और ऐसे जो फंड्स होते हैं जो जिसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप वो देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टैक्स सेविंग के लिहाज से ही बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख शुड बी द अपर लिमिट। ओके मैम, वही लॉक इन पीरियड की बात करना मैं चाह रहा था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो इसके लिहाज से मैम अगर समझा जाए तो एफडी में लॉक इन पीरियड और ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड किस हिसाब से होता है मैम? एफडी में जो टैक्सेबल एफडी होती है उसका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो Okay. 5 साल से पहले आप इस एफडी को विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं अगर हम देखें ईएलएसएस की बात, तो ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लॉक इन पीरियड तो 3 साल का है। क्या इसका मतलब ये है कि 3 साल के बाद हम अपना पैसा निकाल लें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से ईएलएसएस में भी आपको 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ईएलएसएस जो है वो डायरेक्टली इक्विटी से लिंक्ड है, तो उसमें मार्केट के उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। और आप अपने जब व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि यहाँ गौरी मैम की इस बात को जरूर आप फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मैम आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मैं बताना तो इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। और जो भी रिटर्न्स हम बोलते हैं कि आपको ईएलएसएस में मिलेंगी, वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने आज इन्वेस्ट किया ईएलएसएस फंड में और आपने अगला साल बहुत अच्छा देखा, और जो तीसरा साल है आपका, जब आपका निकालने का समय आया, उस टाइम पे मार्केट बहुत नीचे है। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 5 से 7 साल तो आप इन्वेस्टेड रहें, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो लॉक इन पीरियड है वो इसमें सबसे कम है, 3 साल का लॉक इन पीरियड। मैम रिटर्न की बात की जाए, क्योंकि सब ज्यादातर व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा उनको रिटर्न मिलता है, तो मैम रिटर्न की बात की जाए तो फिर ईएलएसएस ही बेटर विकल्प है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है जब हम रिटर्न की बात करते हैं। तो एफडी में आप देखिए कि आपको 5-6 मैक्सिमम 7-7.25% का रिटर्न मिलता है अगर सीनियर सिटीजन है, और उसमें जो भी क्लॉजेस हैं वो सब करने के बाद। तो एवरेज जो है 5-5.5% का रिटर्न एफडी में आता है। जो ईएलएसएस फंड्स हैं वो आपको 12 से 15, 16, 17% तक का भी रिटर्न दे देते हैं। हम 12 से 15 बोल के चलते हैं, चलिए 12 से 15 तक का रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बेस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। 5%, 6% और 12%, 15% हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम देखते हैं जब उस पर कंपाउंडिंग होती है तो उस पर सिर्फ वो डबल से ज्यादा रिटर्न नहीं है, वो मेनी फोल्ड्स हो जाता है। तो अगर हम लॉन्ग की बात करें तो उसका जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है कि मैं तो ये कहूंगी कि ईएलएसएस की रिटर्न और एफडी की रिटर्न में कोई कंपैरिजन ही मैच ही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो ईएलएसएस में ही जाइए। एफडी से आपको इन्फ्लेशन भी काफी हद तक बीट नहीं हो पाती है। अच्छा मैम, यहाँ तो आपने बात कर दी कि कितना रिटर्न मिलता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके ऊपर जब टैक्स की कैंची चलती है तो बड़ा दुख होता है। तो मैम यहाँ पर टैक्स को लेकर दोनों में बीच में क्या कंपैरिजन किया जा सकता है? हर्ष, यहाँ पे भी टैक्स को लेकर भी अगर हम बात करें तो जो ईएलएसएस है वो बाजी मार जाता है। अच्छा। क्योंकि जो एफडी का जो रिटर्न होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, और आपको अपने स्लैब रेट पे उस पर टैक्स देना होता है। यानी कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, आप 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको 30% टैक्स देना होता है एफडी पे। हालांकि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको 80 टीटीबी में इसकी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन वो भी 50,000 तक ही है, और दैट इंक्लूड्स सेविंग्स इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, और जितना भी उनको इंटरेस्ट आते हैं सब कुछ। अगर हम बात करें ईएलएसएस की, तो 2018 से पहले इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। 2018 में इसमें टैक्स रीइंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया कि 10% का हम टैक्स लगाएंगे 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख के ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आपको 10% का टैक्स लगेगा। तो अगर हम टैक्स को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि एफडी में 30% या स्लैब रेट पे, जिस भी स्लैब पे आप फॉल कर रहे हैं, या 10%, तो उसमें बहुत वेरिएशन काफी है। तो ईएलएसएस टैक्स के लिहाज से भी बेटर ऑप्शन है।
मैम यहाँ पे तो आपने दो क्लैरिटी तो बहुत साफ तौर पे दे दी कि पहली ये कि रिटर्न के लिहाज से और टैक्स सेविंग के हिसाब से ईएलएसएस बेहतर विकल्प है। लेकिन मैम मेरे माइंड में कंफ्यूजन, अगर मैं भी एक निवेशक के तौर पे सोचूं तो मेरे लिए कौन सा दोनों में से डिफरेंस अगर मैं करूं तो मेरे लिए कौन सा बेहतर है मैम? देखिए बेहतर कौन सा है ये आपकी एज के हिसाब से डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कोई 80 साल के व्यक्ति हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास ईएलएसएस का जो ऑप्शन है मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एज का कुछ पता नहीं है। 80 साल की उम्र आपकी ऑलरेडी हो गई है, अब आपको हम बोलें कि आपको 5 7 10 साल तक इन्वेस्टेड रहना है तो वो सही नहीं होगा। तो उनके लिए एफडी एक अच्छा और ऑप्शन मैं है। सीधा मैम रिटायर्ड की बात करूंगी 60 साल के बाद, फिर उस समय कौन सा मैम बेहतर विकल्प होगा? कर सकते हैं अगर अगर आपके पास डेट फंड्स ऑलरेडी हैं, कुछ आपने एफडीज की हुई है और पीपीएफ अमाउंट है, पीएफ अमाउंट है, कि ऑलरेडी आपके पास एक फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप ईएलएसएस में जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 1.5 लाख की जो लिमिट आप कवर करना चाहते हैं एटीसी की, उसके लिए ईएलएसएस में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई थिंक आपका और बहुत सारे उसमें चीजें कवर्ड होंगी। तो उनके लिए ईएलएसएस नहीं, बट हाँ बाकी म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में और ऑप्शंस भी होते हैं जो थोड़े से बैलेंस होते हैं, जिसमें डेट और इक्विटी का एक मैच होता है, एक मिक्सचर होता है, तो वो देख सकते हैं आप। यस मैम। अब मैम मेरा आखिरी सवाल, और जो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, मैम उस फंड का नाम बताइए जो अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा और आने वाले सालों में क्या वो बेहतर रह सकता है मैम? देखिए बिल्कुल मेरे हिसाब से एक्सिस का टैक्स सेवर फंड और मिराई का टैक्स सेवर जो फंड है, ईएलएसएस फंड्स दोनों के, मुझे पर्सनली ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लॉन्ग टर्म में ये अच्छे जाएंगे, कुछ सालों से अच्छे चल रहे हैं। और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी ऊपर ले जाते हैं, लेकिन वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। मतलब एक्सेस की खासियत है वो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी एकदम से ऊपर चला जाएगा और बहुत जल्दी एकदम से नीचे आ जाएगा। फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न रही है, काफी सालों से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, कई सालों से टॉप पे रहा है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट एक्सिस है। मेरा एक्सिस का मैम आपने सजेस्ट किया मैम। ठीक है मैम। तो मैम तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने व्यूअर्स को हर बार की तरह आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल बिजनेस स्टूडियो को ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए, ताकि बिजनेस से जुड़ा हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।